बीजेपी के सीनियर लीडर और नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट जी हमारे साथ हैं। सर, तकरीबन 2 साल आपको बतौर सांसद हो गया है। राज्य की राजनीति और केंद्र की राजनीति में कितना अंतर महसूस किया आपने? काफ़ी अंतर है। राज्य के अलग मापदंड हैं, केंद्र के अलग मापदंड हैं। जैसे राज्य की जो समितियां होती हैं तो उतनी प्रभावशाली नहीं होती हैं जितनी केंद्र की होती हैं। केंद्र की जो समितियां हैं वो तो बजट जो आने वाला है, जो होता है बजट, उससे पहले उसमें डिस्कशन होता है, पूरा डिस्कस होता है उसके बारे में, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, पहले क्या था, अब क्या हो रहा, कितना बढ़ रहा, कितना घट रहा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ। और पूरे भारत का एक किस्म से जितना भी जनमानस है, चाहे आसाम से लीजिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कहीं से लीजिएगा, तो सारे लोगों का मिलन होता है। सबकी बोली भाषा है, सबका बोलने का तरीका है। कोई किसी भी भाषा में बोल रहा हो, उसके अनुवाद वहाँ पर होते हैं, पता लगते रहता है कैसे कौन कौन सी भाषा में बोल रहा है। एक से एक ज्ञानवान है, एक से एक लोगों को अपने अपने क्षेत्र में अथॉरिटी कहिए उनको, अपने अपने क्षेत्र में एक पूरा मास्टरी रखते हैं अपने बारे में। तो इस टाइप से काफ़ी यहाँ पर स्टडी करते हैं लोग और स्टडी करके आते हैं। अगर पक्ष ने कुछ बोला तो विपक्ष भी तैयार रहता है, विपक्ष ने कुछ कहा तो पक्ष फिर और उसके लिए और अकाट्य तर्क देता है। तो इस तरह से पक्ष विपक्ष जो एक प्रजातंत्र का असली स्वरूप होता है, बिना पक्ष विपक्ष के डेमोक्रेसी नहीं है। तो उसका असली स्वरूप अगर देखने को मिलता है तो वो इन सदनों में ही देखने को मिलता है। यानी काफ़ी सीखने को आपको मिल रहा है यहाँ। काफ़ी चीज़ें। हाँ, काफ़ी एक अब मैं ये समझना चाहता हूँ, इन 2 साल तकरीबन होने ही वाला है अब, तो अपने कार्यकाल को नैनीताल उधम सिंह नगर की जनता के लिहाज से, वहाँ के सेवा के लिहाज से आप किस रूप में देखते हैं? क्या उपलब्धियाँ रही हैं? नहीं, बहुत अच्छा कार्यकाल है, काफ़ी चीज़ें हैं। दिशा की बैठकों से, क्योंकि जो सांसद होता है वो दिशा की अध्यक्षता करते हैं, जिलाधिकारी उसके जनरल सेक्रेटरी टाइप में होते हैं। तो दिशा के माध्यम से काफ़ी समाधान हो जाते हैं। जैसे देखिए, पेयजल की समस्या कितनी भयंकर हमारे वहाँ होती जा रही है। धीरे धीरे जो ग्राउंड लेवल है वाटर का, वो भी घटते जा रहा है। तो इस दिशा में भी हमने काम किया है। अभी जो हल्द्वानी क्षेत्र में हमारा एक बांध बनना था और उसके बारे में मैंने उठाया है जमरानी बांध का मामला, जिसमें बरेली और रामपुर जिले भी सेवित होने हैं। उत्तर प्रदेश और हमारे बीच में कुछ मसला चला था, वो हमने सुलझाया है। जितनी भी उसमें आज तक स्वीकृतियां लेनी थी, वो स्वीकृतियां हम लोगों ने ले ली हैं। जो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था, 50 साल से बिल्कुल ठप पड़ा था, पहला 0 आवर में मैंने उठाया और 0 आवर में उठाते ही उसको कम से कम 10 या 12 दिनों में पीएमओ ने, प्रधानमंत्री जी के वहाँ से सारे लोगों को, सिंचाई विभाग वालों को और इरिगेशन विभाग वालों को वहाँ बुला लिया। तो तेजी से काम उसमें हुआ है। अभी उनका एक जगह से दूसरी जगह, जो गांव डूब क्षेत्र में आ रहे थे, उनको शिफ्ट करने की बात चल रही है। जैसे ही वो शिफ्ट हो जाएंगे तो आगे काम भी प्रारंभ हो जाएगा। एडीबी से उसमें धनराशि देने की बात भी हो गई थी, लेकिन थोड़ा कोरोना की वजह से टीम नहीं आ पाई उस समय। जल्दी जो आना चाहिए था, थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन स्वीकृति होना बड़ी बात है। तो इसी तरह से कई सड़कें स्वीकृति कराई हैं। ऑल वेदर रोड के रूप में जो हमने कहा था कि हल्द्वानी से लेकर कर्णप्रयाग तक आप इसको फिर से जोड़िए, क्योंकि यहाँ से भी लोग, बहुत सारे लोग आते हैं। तो उसमें भी बहुत बड़ी प्रोग्रेस हुई है। उसके बारे में माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने हमको लिखित में दिया है वो क्या कर रहे हैं। और लगभग 65 से 75 भाग उत्तराखंड का NHAI और PMGSY से इस समय सेवित हो गया है। तो इस तरह से हमारा क्षेत्र भी जो है, अभी रामपुर से काठगोदाम तक NHAI में हमारा टोल रोड बन रही है। और इसी तरह से वहाँ पर जो जसपुर है उसका बाईपास बन रहा है, काशीपुर का बाईपास बन रहा है, काशीपुर में रेलवे के पुल बन रहे हैं, ओवरफ्लाई, जिससे बहुत डिस्टर्ब होता था, घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ता था। वो धीरे धीरे काम हो रहा है, वो भी मैंने यहाँ पर उठाया था यहाँ पर।
और हमारा जो खटीमा क्षेत्र है वहाँ पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये हुई है कि वो नेपाल से लगा हुआ है। नेपाल से भी सड़क आएगी, हमारे यहाँ से भी आएगी, पुल आएगी, तो 4 लेन की है वो। बहुत अच्छा व्यापार और हमारा आवागमन पहली बार हो रहा है। अब वो उसको स्वीकृति माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, उसका पूरा खाका तैयार हो गया है। वहाँ पर उस साइड उनके जितनी एजेंसीज होंगी उनके अपने लोग बैठेंगे, इधर हमारे लोग बैठेंगे। तो एक कॉरिडोर, पूरा एक व्यावसायिक कॉरिडोर हो रहा है। नेपाल भारत का एक मित्रता का एक, अन्य क्षेत्रों से भी जाते हैं, लेकिन यहाँ से जो हमारी नदी को पार करके जाते हैं, काली नदी गोरी नदियों का मिलन होता है। आप उसके बाद फिर आगे को जो नदी बनती है उस पर पुल बन के आर पार जाना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। नेपाल से भारत आना और भारत से इस रास्ते से नेपाल जाना, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे यहाँ पर हुई है। हाँ, तो ये उपलब्धियां आप आगे, और क्योंकि आपका अभी कार्यकाल है और उम्मीद करते हैं कि आगे बढ़े। अब मैं उत्तराखंड की सरकार पे आ रहा हूँ, क्योंकि आपने संघर्ष किया 2012 से 17 तक, पहले बतौर नेता प्रतिपक्ष, फिर बतौर अध्यक्ष। तो ये अब जो सरकार 5वें साल में प्रवेश कर रही है, कैसे इस कार्यकाल को देखते हैं, संतुष्ट हैं? नहीं, बहुत अच्छा कार्यकाल है। हमारी सरकार बहुत अच्छा कार्यकाल उसने किया है। हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर काम नहीं किया है। शिक्षा के क्षेत्र में है, कृषि के क्षेत्र में है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में है। पहले खाली थे हमारे विद्यालय उच्च शिक्षा में, आज आप देखिएगा कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई उसके फैकल्टी ना हो, सब जगह फैकल्टीज हैं आज। मेडिकल जो कॉलेजेस हैं उनको भी बहुत अच्छा रहा। मैं एक बात बताना भूल गया था आपको कि केंद्र सरकार से जो हमारा पहले का हॉस्पिटल था, एक किस्म से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही कह लीजिए, वो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन गया। 352 करोड़ रुपए केंद्र से हमको हमारे केंद्र सरकार ने दिए हैं, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है रुद्रपुर में। तो इस तरह से कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। अब देखिए बच्चों को साइकिल दे रहे हैं आजकल हम, एक नया कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पर, और 3 लाख तक का ऋण किसानों को 0% ब्याज पर दे रहे हैं। इसी तरह से अभी हमारे मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं आगे उसकी शुरुआत गैरसैंण से। हमारे महिला समूहों को जो ऋण जाने वाला है 5-5 लाख का, वो भी एक ऐतिहासिक ऋण उनको वितरित होने वाला है, जो कि बिल्कुल 0% ब्याज पर जाने वाला है। गैरसैंण राजधानी देखिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात मैंने में जब अध्यक्ष था तो उस समय अपना जो घोषणा पत्र होता है उसमें दर्ज कराई थी। जब उसमें दर्ज कराई थी तो उस समय कई लोग उसमें ऑब्जेक्शन करते थे, क्योंकि पार्टी ने जो कहा है वो सरकार ने किया है। और हमारे एक माननीय विधायक हरिद्वार द्वारा, मदन कौशिक जी द्वारा, तो ये हाउस में भी रखा गया था। उसको कांग्रेस ने बहुमत के आधार पर उस बिल को गिरा दिया, नहीं तो उसी समय राजधानी का भी तय हो जाता। आज हमने खुलेआम कहा, पहली पॉलिटिकल पार्टी हम हैं जिसने घोषणा पत्र में कहा कि हम गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे। उसके लिए जो धनराशि दी जानी चाहिए थी, चाहे पेयजल के लिए है, सड़कों के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, सभी लोगों के आवास के लिए है, तो वहाँ पर हम लोगों ने किया। और ये बजट हमारा इस बार जो होने वाला है मार्च के महीने में, उसको तो गैरसैंण में ही कर रहे हैं। तो इस तरह से कई चीज़ें हम लोगों ने अच्छा काम किया है। अब आप देखिएगा 4 धाम के लिए इस समय आप देख रहे हैं रेल चली जाएगी। जो सपना लगता है, पहाड़ों के अंदर सुरंग बन के रेल जा रही है, मैं स्वयं उसका निरीक्षण करके आया हूँ। और ऑल वेदर रोड लगभग 2-2.5 साल में हमारी पूरी हो जाएगी। अगर केदारनाथ जी में जैसा डिजास्टर आया था 2013 में, अगर फिर कभी कोई ऐसा आता है तो कभी हमारी सड़कें बाधित नहीं होंगी, 4 धामों के हम दर्शन कर पाएंगे। तो इस तरह से प्लानिंग यहाँ पर केंद्र सरकार ने की है और राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुरूप चल रही है। ठीक है। अब 2017 का जो चुनाव हुआ तब अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही माना जा रहा था कि अगर बीजेपी जीतती है तो अजय भट्ट जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आपके कार्यकर्ताओं में भी इस बात को लेकर उत्साह था। अब 2 साल आपको केंद्र की राजनीति में हो गए, क्या कोई मलाल है मन में? कोई मलाल नहीं, हम तो कार्यकर्ता हैं। हम तो, मेरा तो स्लोगन है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कभी मेरी पार्टी की बहुत बड़ी कृपा रहती है हर कार्यकर्ता पर।
कभी ने कोई डिमांड करी न कुछ करी, भारत की संसद में पहुंचा दिया। मैं तो माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी जो हमारे एक किस्म से राजनीतिक गुरु हैं, उत्तराखंड में कई लोगों को उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी है। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनको भी उन्होंने आगे किया है। प्रकाश पंत जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनको आगे लाए, धन सिंह रावत जी को आगे लाए, हमको लाए। छांट छांट के जब हम युवावस्था में थे तो तब से उन्होंने सक्रिय किया। तो मैं उनके लिए कह रहा था कि उनका अभी ठीक तरीके से शारीरिक स्थिति ठीक है, उनको ही इस समय लड़ाना उचित रहेगा। लेकिन बाद में मेरा नाम आ गया, अपने आप घोषणा कर दिया, उन्होंने मना किया तो मेरा नाम आ गया। और जब भी अध्यक्ष मुझे बना दिया और अध्यक्ष के साथ नेता प्रतिपक्ष भी मैं रहा, संभवतः यह अब ये 10-20 सालों के अंदर पहला केस होगा कि एक व्यक्ति में 2 पद लास्ट तक रहे। तो इसलिए मुझे किसी चीज का मलाल नहीं। मैं तो पार्टी अगर एक आदेश देती है कूद जा, बस उसको हम क्यों कूदना है कोई प्रश्न नहीं होता है। जैसे आर्मी है ना, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है कि जिसको जो करो कहा उसको करना चाहिए, जहां कम वहां हम वाला जो स्लोगन है पार्टी का, वो हमारे कार्यकर्ताओं का, वो हम करते रहे हैं। इसलिए कोई मलाल नहीं, क्योंकि जिसके भाग्य में जो होता है पुरुषार्थ करते जाए। अगर वो पुरुषार्थ में कुछ लिखा हुआ है तो आपको अपने आप ड्यूटी मिलती है। किसी को मुख्यमंत्री की ड्यूटी मिल गई, किसी को अध्यक्ष की ड्यूटी मिल गई, किसी को मंत्री की मिल गई, किसी को सांसद की मिल गई, कोई एमएलए हो गया, कोई कार्यकर्ता की ड्यूटी करता है बेचारा, जिसको कुछ करना भी नहीं है। रात दिन भूत का जो व्यक्ति है उसको पता है मुझे कुछ नहीं बनना है, लेकिन वो रात दिन सक्रिय रहता है, वो पूजनीय है हमारा। हम सब आज अपने बूथ के कार्यकर्ताओं की बदौलत यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है। तो क्या आप ये मानते हैं कि हरीश रावत जो कह रहे हैं कि चेहरा घोषित करो, वो क्या किस तरीके की राजनीति आप देखते हो? देखिए, अब उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। अब उनके बारे में क्या कह सकते हैं हम, उनके पार्टी का मसला है। चेहरा तो उनका पहले कभी घोषित नहीं हुआ, क्योंकि जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे तब वो मुख्यमंत्री बने। जीत हार तो सबकी लगी रहती है, कभी हम जीतते हैं कभी हारते हैं, परंतु वो विधायक में दोनों जगहों से, हरिद्वार से भी और किच्छा से भी हार गए थे। तो उनके लोगों का यही कहना है, कुछ लोगों का, कि एक बार घोषणा कर दी। उनके जो बहुत करीबी होते थे, एक उनके साथी, वो सल्ट से माननीय विधायक भी रहे पहले, तो उनका मैं देख रहा था अभी बयान कि रावत जी अब इस काबिल नहीं रहे, उनको आराम करना चाहिए, वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं, इस टाइप का उनका बयान आया था। तो आराम करने के दिन आ गए हैं। तो आपस में उनका ये संस्कृति भी है, कभी मेल मिलाप रहा ही नहीं। माननीय उनके अध्यक्ष जी एक तरफ को जाते थे और माननीय रावत जी के नेतृत्व में कुछ लोग एक तरफ जाते थे। अब वो उनके अंदर का मसला है, वो किसे घोषणा करें क्या करें, कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी को। कौन आ रहा, कौन पार्टी आ रही है, कितनी पार्टियां आ रही हैं, क्योंकि हमारी नीति बहुत स्पष्ट है। जी बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि एक इतिहास उत्तराखंड का रहा है, चाहे 2007 से 12 तक जो सरकार रही, लास्ट में फिर खंडूरी जी आ गए थे, उनके नेतृत्व में लड़ा, वो मुख्यमंत्री रहते हुए वो हारे। फिर हरीश रावत आपने जिक्र किया 2 सीट हार गए। तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी त्रिवेंद्र रावत के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है 22 का? हाँ, क्यों नहीं लड़ेगी, क्या दिक्कत है? यानी चुनाव जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के नेतृत्व पर तो माना जाएगा चुनाव लड़ना। जो मुख्यमंत्री होगा उन्हीं के नेतृत्व में माना जाएगा। उनको चेहरा घोषित करके लड़ा जाएगा। उस समय खंडूरी, वो तो ऑटोमेटिक होता है मुख्यमंत्री। जब जो मुख्यमंत्री सीटेड होता है, सीट पर बैठे होते हैं, तो वो तो ऑटोमेटिक ही होता है, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए ना, खंडूरी जी के नेतृत्व में लड़े हम, वो मुख्यमंत्री थे तो उनके नेतृत्व में था, ठीक है। और हम माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी के नेतृत्व में लड़े एक बार, वो मुख्यमंत्री थे, वो उनका नेतृत्व था। और फिर इधर हम लोग उत्तराखंड का जो चुनाव लड़े हैं, आपको पता होगा कि कांग्रेस तो नहीं, नारायण दत्त तिवारी जी थे उस समय, वो मुख्यमंत्री थे, उनका चेहरा था, उनके नेतृत्व में लड़े, वो सबको पता है। तो उसके बाद फिर हमारी सरकार आई, हमारी सरकार आने के बाद फिर से कांग्रेस की सरकार आई, तो कांग्रेस में हरीश रावत जी के नेतृत्व पर लड़े। सबने परिणाम भी देखा और सबने देखा कि चेहरा उन्हीं का था। तो इसलिए जो सीटिंग मुख्यमंत्री होते हैं तो उन्हीं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, ये माना जाता है। बाकी तो संगठन होता है हमारे वहाँ संगठन का एक बहुत बहुत बड़ी भागीदारी है कि संगठन सर्वोपरि है, संगठन ही बनाता है।
देखिए, हमने जो जो बात आज हमारी सरकार कर रही है, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं चीजों के लिए आंदोलन किया था। जी, मैं स्वयं इसका प्रत्यक्षदर्शी हूं, क्योंकि मैं नेता प्रतिपक्ष भी रहा और साथ में अध्यक्ष भी रहा। इसलिए मुझे पता है कि जो हमारी डिमांड्स थी उस समय, उसी को हमारी पार्टी फॉलो कर रही है, हमारी सरकार फॉलो कर रही है। एक एक चीजें जो जनहित में थी वो हमने उठाई थी, उसको हमारी सरकार कर रही है आज। चलिए, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में ये जो सिलसिला ये चलता रहे और आगे देखना होगा कि चुनाव में किसको कामयाबी मिलती है और अजय भट्ट बतौर सांसद आगे क्या क्या विकास की योजनाएं लेकर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार।